अस्सलामुअलैकुम मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट, जिसकी राइटर है मरियम फ़याज़। उसकी ये 46वीं एपिसोड है। माजी वसी और रीश शम्स पैलेस के लाउंज में जैन दाखिल हुआ। वो उस वक्त ब्लैक शर्ट के साथ ग्रे पैंट पहने हुए था। सामने उसे मुलाजमा खड़ी दिखाई दी। वो उसके सामने रुका और बोला, कैसी है अब वो? सर, हालत अब बेहतर है, मगर मातम की जगह अब इंतकाम खौल रहा है। सारा दिन जिद करती है कि बाहर जाना है। ठीक है, मैं देख लूँगा। उसके कदम सीधा गेस्ट हाउस की जानिब बढ़े और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब न पाकर उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसी लम्हे ज़ैनब पीछे से वास लिए उस पर झपटी, जिसे जैन ने बर वक्त काबू किया। वास उसके हाथ से छूटते ज़मीन बोस हुआ। जैन ने गुस्से से लाल होते चेहरे से उसे देखा कि ज़ैनब ने थूक निकला। उसकी शख्सियत का रोब ही तो था कि उसकी बोलती बंद हुई थी। वो उसके सामने पहाड़ जैसा था और जैनब चूंटी की तरह, जिसे वो एक थप्पड़ से सीधा कर सकता था, मगर वो जानता था कि औरत की इज्जत कैसे करनी है। रवायती गुस्से को सुलाते उसने जैनब की कलाइयों को झटके से छोड़ा। जैनब उससे दूर हुई। क्या हरकत है ये? तुम मुझे यूं कैद नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी जान निकालूंगी। जैनब दोबारा उस पर झपटी के जैन ने उसकी कलाई मरोड़ते उसकी पूंछ से लगाई और झटके से उसे अपने करीब किया। निकालो जान, मैं भी तो देखूं कैसे निकालती हो। मुल्कुल मौत की कुछ लगती। जैन ने हाथ सर लहजे में बोला कि जैनब की जबान बंद हुई। क्यों बचाया मुझे? मरने देते। जैनब रोते हुए बोली। जैन ने उसे छोड़ा तो वो उससे दूर हुई। मैंने तुम्हें सिर्फ इंसानियत के नाते बचाया था और तुम्हें यहाँ भी इसीलिए रखा है क्योंकि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है। वो सर्द मोहरी से बोला। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जैनब चीखी। तुम्हें ज़रूरत है। जैन भी हलक के बल चिल्लाया। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। ये बात जितनी जल्दी अपने जहन में बिठा लो बेहतर है। जैन ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया और कमरे से निकल गया। अगले दिन सुबह के वक्त जैन ऑफिस जाने के लिए तैयार था कि अचानक जैनब उसके सामने आई और बोली, मुझे बाहर जाना है, घर में दम घुट रहा है। जैन ने उसे गौर से देखा और उसके चेहरे पर मासूमियत थी, मगर वो पहले से कमज़ोर हो चुकी थी। जैन ने एक गहरी सांस भरी और जेब से वॉलेट निकालते उसमें से एक कार्ड निकालते उसके सामने किया। ड्राइवर के साथ चली जाना और बुशरा को भी साथ ले जाना। ये रखो, ज़रूरत की चीज़ें ले लेना। जैन बज़ाहिर लातल्की से बोला। जैनब ने थोड़ी देर कार को घूरा और फिर बोली, मुझे ज़रूरत नहीं। जैन ने कार को टेबल पर रखा और गहराई से बोला, हर इंसान की ज़रूरियात होती हैं। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बस अपनी खुशी और इत्मीनान के लिए कर रहा हूँ। वो ये कहते मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया। शाम को जैन जब घर आया तो बुशरा उसके सामने खड़ी थी। जैन उसके सामने रुका तो बुशरा ने उसके सामने कार्ड किया। सर, ये आपका कार्ड मैम ने दिया था कि आपको दे दूँ। जैन ने कार्ड पकड़ा और बोला, कुछ खास जो तुम्हें लगे कि बताना चाहिए? जैन ने उसकी तरफ देखते पूछा। वो बोली, सर हम मॉल गए थे तो वहाँ एक आदमी मिला था, शायद ज़ियान नाम था उसका। जैन चौंका। क्या, ज़ियान नाम का? जी सर। क्या कहा उसने? सर, उसको सब मालूम था कि मैम की फैमिली के साथ क्या हुआ और ये भी कि वो आपके पास है। बुशरा ने उसे बताया तो जैन के माथे पर शिकन उभरी। उसको कैसे मालूम? सर, वो मैम को आपके खिलाफ कुछ कह रहा था और ये भी कि वो यहाँ न रहे, मगर फिर मैंने मैम का हाथ पकड़ा और वहाँ से ले आई। तो जैन ने तफसील बताई। तो जैन बगैर कुछ मजीद सुने सीधा जैनब के कमरे का रुख करता कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। जैनब ने चौंक कर उसे देखा। वो गुस्से में था। जैनब खड़ी हो गई। तुम आइंदा उससे नहीं मिलोगी। जैन सीधा मुद्दे पर आया। जैनब ने चंद पल उसे यूं ही देखा, फिर बोली, आप किस हैसियत से मुझे रोकेंगे? जैन एक कदम उसके करीब हुआ और बोला, तुम अच्छे से जानती हो तुम्हें रोकने के लिए मुझे कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ तक बात है हैसियत की तो वो बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। सिर्फ 3 बोल की मार हो तुम। जैनब जैसे उसके आखिरी जुमले पर साकित हुई थी। दिल एक अलग लय पर धड़का था। आइंदा मुझे दोहराने की ज़रूरत ना पड़े। जैन ने उसे वार्न किया और जाने के लिए मुड़ा। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। ज़ियान ठीक कहते, तुम एक नहायत खुदगर्ज इंसान हो। जैनब उसकी पुश्त पर चीखी कि जैन ने जब से आंखें भींचे मुड़ा। ज़ियान? हाँ। जैन उसकी तरफ बढ़ते तेज से बोला। वो एक झटके से उसके पास पहुंचा और उसका बाजू दबोचते दबी दबी आवाज़ में चीखा, तुम अब पछताओगी अपने इन अल्फाजों पर। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल खुदगर्जी क्या होती है। वो कमरे से निकलता चला गया। रात तक उसने हैरी को निकाह के लिए इंतजामात करने को बोला। बुशरा ने जैनब के आगे हाथ जोड़े कि कोई तमाशा न करने, वरना सर क़यामत खड़ी कर देंगे। कुछ ही लम्हों में जैनब जैन के निकाह में थी। बुशरा जैनब को जैन के कमरे में छोड़ आई। जैनब का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ देर बाद जैन कमरे में आया और जैनब को बाजू से पकड़ते अपने सामने खड़ा किया। छोड़ो मुझे, ये निकाह मेरी मर्जी से नहीं हुआ। जैनब चीखी तो जैन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अच्छा तो अब क्या काजी साहब से जाकर रिफंड लूँ या तुम्हें दोबारा फॉर्म भिजवा दूँ? मर्जी के साथ भर लेना। जैनब को झटके से छोड़ा और वॉशरूम में जा बंद हुआ। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। शाम को जैन वापस आया तो जैनब सोफे पर किसी सोच में गुम थी। जैन बोला, क्या सोच रही हो?
मैं आप पर केस कर दूंगी। किस चीज़ का? यही कि आप मुझे तंग करते हैं और मुझे नहीं रहना आपके साथ। जैन ने आबरू झुकाते उसे देखा, जैसे उसे उसकी ज़हनी हालत पर शुबा हो, और फिर वो बोला, जूते पड़ेंगे तुम्हें, जूते। बेइज्जत करके अलग निकाली जाओगी कोर्ट से। वो बेसाख्ता हंस दिया। जैनब ने मबहूत सा होते उसे देखा। उसने पहली मर्तबा उसे हंसते देखा था। वो हंसते हुए बहुत प्यारा लग रहा था, मगर एक ही दम उसे जैसे दौरा पड़ा और वो गुस्से से उठी और ऊपर जाने लगी और कमरे के दरवाजे के पास रुकी कि पीछे से जैन की आवाज़ आई, इंतहा की बदतमीज लड़की हो। जैन ने उसे छेड़ा। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करने से पहले वो चीखी, इतनी ही बुरी हो तो छोड़ क्यों नहीं देते? जैन ने मुस्कुराते हुए ऊंची आवाज़ लगाई, नीचे आकर बोलो, सुनाई नहीं दे रहा? जैन ने फिर छेड़ा कि जैनब ने गुस्से से जोर का दरवाज़ा दे मारा। एक ज़ोरदार आवाज़ फिजा में गूंजी कि बुशरा किचन से बाहर आ गई। जैन को देखा तो वो हंस रहा था। बुशरा गश खाकर बेहोश होने वाली थी। उसने पहली बार उसे हंसते देखा था। अगले दिन जैनब ने जैन को तंग करने के लिए ड्राइवर को बोला कि उसे मॉल छोड़ा है। जब बुशरा ने उसे रोका, मैम मत जाइए, सर गुस्सा करेंगे। डरती नहीं हूँ मैं तुम्हारे सर से, जैनब ने बेधड़क कहा और ड्राइवर के साथ चली गई। उसी दिन दोबारा उसे ज़यान मिला और उसने पूरी कोशिश की कि जैनब उसकी बात सुन ले, मगर जैनब अब उसकी बात सुनना नहीं चाहती थी। जो भी था वो अब जैन के निकाह में थी। शाम को जब जैन घर वापस आया, लाउंज में दाखिल होने से पहले एक गार्ड उसके पास आया और बोला, सर आपने मुझे मैम के पीछे पीछे रहने को बोला था, मैंने बिल्कुल वैसे किया। तो जैन उसके करीब हुआ और बोला, फिर कोई खास बात? सर एक आदमी ने उनका रास्ता रोका था, कुछ देर बात हुई, फिर मैम चली गई। जैन के अंदर कुछ जलने लगा। बात क्या हुई थी? मालूम नहीं सर, मैं उनसे फासले पर था। ठीक है जाओ, जैन ने उसे कहा और गैज़ो गज़ब की हालत में कमरे में पहुंचा और ज़ोर से दरवाज़ा खोलते जैनब की जानिब मुड़ा। कहाँ गई थी? जैन उसकी तरफ बढ़ते हुए जब्त से बोला। जैनब ने बेख्तियार थूक निकला, भाई किसकी इजाज़त से? मैं बुशरा को बता कर गई थी। जैनब को उससे खौफ महसूस हुआ। किसकी इजाज़त से? वो धाड़ा। जैनब अपनी जगह से उछली। जैन एक झटके से उसके करीब हुआ और उसके बाजुओं को झटका देते हुए बोला, जब मैंने तुम्हें मना किया था तो क्यों गई उससे मिलने? वो धाड़ा था। जैन दूर हटी, मुझे डर लग रहा है आपसे। वो रो दी थी। कुछ ही देर में उसकी हिचकियाँ बंद गई थी, जिनके बीच वो बोली, मैं सिर्फ आपको तंग करने के लिए बाहर गई थी, मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ आ जाएंगे। खुदा की कसम मैंने उनसे कोई बात नहीं की। जैनब बोली ही थी कि जैन ने उसे अपने सीने से लगाया। वो बच्चों की तरह रोने लगी और जैन उसे चुप कराने लगा। कुछ ही देर में वो रोते रोते उसकी गोद में सो चुकी थी। जैन ने उसे बाजुओं में उठाते नरमी से बेड पर लिटाया और जाने के लिए मुड़ा ही था कि जैनब बोली, मत जाएं। उसने जिस अंदाज से कहा, जैन खुद को न जाने से रोक न पाया और वहीं जगह बनाते उसके साथ बैठ गया। जैनब ने नींद में ही उठते उसके सीने पर सर रख दिया कि जैन ने लब भींचे, ये लड़की मेरे सब्र का इम्तिहान है। माजी का पर्दा छट चुका था और हाल हकीकत बने सामने खड़ा था। लाउंज में सब लोग बैठे थे, कुछ अब भी मरियम की वापसी के सहर में गुम, कुछ जैन और जैनब की मुस्कुराहटों में, तो कुछ मिशेल की तबीयत की फिक्र में खामोश। तभी दरवाज़ा खुला और जिमल अंदर दाखिल हुई। उसके कदम रुक गए, निगाहें एक एक चेहरे पर फिसलती हुई, जैसे कोई गैर मानूस तस्वीर पढ़ रही हो। फिर अचानक उसकी नज़र एक मकाम पर ठहर गई। मरियम। जिमल की आंखें फैल गई, जैसे किसी ने उसके अंदर की रूह चूस ली हो, जैसे उसका जिस्म एकदम ठंडा पड़ गया हो। मरियम नरमी से मुस्कुराई, वही पुरसुकून खामोश मगर खंजर जैसी मुस्कुराहट। आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ी। बहरान भी उसके साथ खड़ा हुआ। जहाँ ने ईसा के कान के करीब झुकते हुए सरगोशी की। अब देख तमाशा। ईसा ने दांत निकाले और नजरें जिमल पर गाड़ दी। जिमल हकलाते हुए बोली, तुम तो मर गई थी ना? मरियम ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ मर गई थी। फिर देखा एक चुड़ैल मेरे शौहर को चिमटने की कोशिश कर रही है, तो सोचा मरना मुलतवी कर दूं। जिमल का रंग जैसे पीला पड़ गया, जबान गुंग, आंखें हैरत से फटी हुई। फिर अचानक थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। मरियम का हाथ जिमल के चेहरे पर था। कमरे में सन्नाटा छा गया। रुबाब बेगम एकदम उठी, बहरान रोको उसे। मगर मरियम ने पलटकर बहरान की तरफ गजब से देखा। कौन रोकेगा मुझे? बहरान ने खामोशी से नफ़े में सर हिलाया। मरियम उसके करीब आई। तुम रोकोगे? बहरान ने दोबारा जोर से सर नफ़े में हिलाया। नहीं। मरियम फिर जिमल की तरफ मुड़ी और उसके चेहरे पर दूसरा थप्पड़ जड़ दिया। जिमल की आंखें आंसुओं से भरने लगी। कमरे में कोई बोल न सका। ऐसा गुस्सा, ऐसी बेबसी, जैसे सब मरियम के अंदर दहकते लावे को महसूस कर रहे हो। तभी मरियम चीखी, फरजाना। मुलाजमा भागती हुई आई। जी बीबी, 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, इसका सारा सामान लेकर आओ। अगर देर हुई और ये मेरी मार से मर गई तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। मुराद उठा। मरियम बस करो। मरियम घबराई। चुप चुप करके बैठो मुराद, वरना तुम्हें भी शुरू हो जाऊंगी। मुराद ने आंखें फैलाकर कुर्सी की तरफ कदम बढ़ाए और फौरन बैठ गया। मरियम ने फिर जिमल की तरफ बढ़ते उसका बाजू जकड़ा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे शौहर के बारे में सोचने की भी? और एक और थप्पड़ उसके गाल पर। अब मरियम ने जिमल के बाल पकड़े।
चलो मेरे साथ। वो उसे बालों से घसीटते पोर्च की तरफ ले गए। सब हक्का बक्का देखते रह गए। पोर्च में पहुंचकर उसे छोड़ा। उसी लम्हे मुलाजमा भागती हुई आई। जिमल का सामान हाथ में था। बैग मरियम को दिया। मरियम ने बैग सीधा ड्राइवर की तरफ उछाला। इसे इसकी माँ के घर छोड़कर आओ, बाहिफाजत। ड्राइवर ने जल्दी से बैग गाड़ी में रखा और दरवाज़ा खोला। मरियम ने जिमल का बाजू पकड़ा और गाड़ी में धकेला। जिमल चिल्लाई, तुम ठीक नहीं कर रही हो, ये ज्यादती है। मरियम ने रख कर एक और चपेट उसके गाल पर रसीद की। आइंदा अगर यहाँ नजर आई तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। ड्राइवर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, गाड़ी स्टार्ट किया और जिमल को लेकर रवाना हो गया। मरियम के चेहरे पर अब भी तपिश थी। वो पलटी और पीछे से आते हातिम ने उसे अपने बाजुओं में भर लिया। कूल डाउन, बस बस मेरी जंगली बिल्ली। मरियम ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोली, अब सुकून आया है। चाय कह के और थोड़ी सी शर्मिंदगी की महक हवा में घुली हुई थी। जैन कदरे दूर बैठा खामोश नज़रों से सबको देख रहा था। फरहान, हीर, जैनब, दानीन सब हंसी खुशी में मसरूफ थे, मगर फिजा में कुछ अधूरा सा था। तब भी आयशा सुल्तान ने आहिस्ता से बात शुरू की। जैन बेटा, हमें माफ़ कर दो, हम सब ने तुम्हें गलत समझा। फिर दाद जी ने आहिस्ता से गर्दन झुकाते कहा, हम सब शर्मिंदा हैं बेटा, तुम्हें तन्हा छोड़ा। जैन खामोश रहा, ना हंसी, ना शिकायत, ना जवाब, बस नज़रें नीचे झुकी रही। उसी लम्हे मुराद का फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा। मुस्कुराहट लबों पर आ गई। फ़ोन बंद किया और पुरजोश लहजे में बोला, मुबारक हो, मिशेल ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। पूरे लाउंज में जैसे बाहर आ गई हो, कह के दुआएं, खुशी के आंसू, सब कुछ। दाद जी ने फौरन मुलाजमा को आवाज़ दी, मिठाई लाओ फौरन। मिठाई आई। सबने मुंह मीठा किया, दुआएं दी गई, गले मिले गए। मरियम भी अब मुस्कुरा रही थी। जहान ने सरगोशी में ईसा से कहा, कितने रूप है इसके, कभी चिंगारी कभी रोशनी। ईसा हंस दिया। सब मसरूर थे कि अचानक बरान अपनी जगह से उठा। चेहरे पर सपाट तासुरात, कदमों में ठहराव, निगाहें सीधी मरियम पर। सबकी हंसी कुछ लम्हे को मुंजमद हुई। बरान मरियम के सामने आ खड़ा हुआ, बस आहिस्ती से मरियम की कलाई थामी और बोला, चलो। मरियम हैरान सी बोली, कहाँ? बरान की आंखों में एक जिद थी। जहाँ हम पहले रहते थे। इतने में जैन एकदम उसके सामने आ गया। बरान ने तेज नजरों से उसकी तरफ देखा और उंगली उसके आंखों के सामने लाते घुरा, जुर्रत भी मत करना मुझे रोकने की, बीवी है मेरी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। जैन के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी उतर आई, मगर वो कुछ बोल ना सका। अब्बा हजूर आगे बढ़े। बरान, ये कोई तरीका नहीं, उसकी रुखसती होगी बाकायदा। बरान की आंखों में चिंगारियां भड़की। लानत भेजता हूँ ऐसी रस्मों पर, मुझे नहीं करानी कोई रस्म। अब मामला संभलने से निकल रहा था। जैन ने मरियम का बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। ये हमारी बहन है, कोई तमाशा नहीं। बरान ने दूसरे बाजू से अपनी तरफ खींचा। बीवी है मेरी, तुम्हारी नहीं। उसी लम्हे फरहान आगे बढ़ा और मरियम को अपनी तरफ खींचते बोला, छोड़ो, मेरी बहन है, कोई खिलौना नहीं जिसे यूं खींचो। माहौल गर्मा चुका था कि अचानक जुमरत और धनान तेजी से आगे बढ़ी और बरान से लिपट गई। भाई, जुमरत बोली, बस करो प्लीज़। दलान ने उसके कंधे पर हाथ रखा, हमें आपके सारे फंक्शन दोबारा करने, प्लीज़ भाई मान जाइए ना। फिर दानी ने अपनी भोली सूरत के साथ बोली, 2 हफ्ते, बस 2 हफ्ते भाई, प्लीज़। बरान ने सबको देखा और फिर जैसे बेबसी से हाथ खड़े कर दिए। अच्छा भाई, मगर याद रखो 2 हफ्ते, इससे ज़्यादा नहीं इंतज़ार करूँगा। सबका कहका लाउंज में गूंज गया। मरियम ने शरारत से नजरें चुराई और बरान ने हल्की सी मुस्कुराहट में अपनी जीत को महसूस किया। 2 हफ्ते पर लगाकर गुजरे थे। आज आखिर वो दिन आ गया था। पूरा शम्स पैलेस जगमगा रहा था। हर दीवार, हर दरो दीवार पर खुशियों का रंग चढ़ा हुआ था। बरान और मरियम की शादी की तैयारियां रूज पर थी। सुबह मेहंदी का फंक्शन रिवायती जोशो खरोश से मनाया जा चुका था और शाम को शानदार शलीमा का बंदोबस्त था। हर तरफ कह के साजो आवाज़, रंग बिरंगी साड़ियाँ, शलवार कमीज़ें और महकती खुशबुओं का समा था। उसी हंगामे के बीच जैनब का गुस्सा कमरे की दीवारों से टकरा रहा था। वो जैन से किसी बात पर उलझ चुकी थी और अब पैर पटकती बाहर निकली ही थी कि अचानक सामने से जहान आ गया। हुमायूं के साथ आया था और हमेशा की तरह मौके का फ़ायदा उठाते हुए छेड़ने से बाज ना आया। टिड्डी। जैनब जो पहले ही लाल अंगारा बनी खड़ी थी, झुंझला कर बोली, टिड्डी किसको बोला? जहान खतरेला तड़के से बोला, जाहिर सी बात है आपको ही बोला, आपके शौहर को तो बोलने से रहा। तो जैनब का गुस्सा भड़का, ज्यादा मसला है मेरे छोटे कद से तो इन सिंघिया की हीज गिफ्ट कर दो। अगर इतनी औकात नहीं है तो अपनी कुत्ते वाली जबान बंद रखो। जिहान का मुंह खुला का खुला रह गया। तौबा तौबा, कितनी लंबी जबान है। जैनब पैर पटकती आगे निकल गए और जहान अपनी जगह खड़ा हैरत से सर हिलाता रह गया। कमरे में आकर जैनब को एहसास हुआ कि वो शायद कुछ ज्यादा ही बोल गया। उसका दिल शर्मिंदगी से भर गया। उसने गहरा सांस लिया और कमरे के दरवाजे पर आकर नरमी से दस्तक दी। अंदर जैन बेड पर बैठा किसी सोच में गुम था। जैनब दरवाजे से अंदर आते हुए बोली,
मैं आपसे माफ़ी मांगने आई थी। जैन ने सर उठाकर देखा और सपाट लहजे में कहा, मांगो। जैनब ने हैरत से देखा। क्या? जैन मुस्कुराकर बोला, माफ़ी। जैनब ने नज़रें झुकाई। मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की ना? जैन उठा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। हाँ। जैनब एक कदम पीछे हुई। तो माफ़ नहीं करेंगे? जैन एक और कदम बढ़ाते बोला। नहीं। जैनब फिर पीछे कदम लिया। मैं बहुत बदतमीज़ हूँ ना? जैन एक कदम और करीब हुआ। निहायत। जैन कदम ब कदम उसके करीब आता गया। जैनब पीछे हटती गई और आखिरकार दीवार से जा लगी। जैन ने दीवार के दोनों तरफ हाथ रख दिए, जैसे उसे कैद कर लिया। जैनब के चेहरे पर घबराहट और शरारत का हसीन इम्तजाज उभरा। कोई आ जाएगा? जैन उसकी आंखों में देखकर बोला। मुझे परवाह नहीं। तभी दरवाज़ा धड़ाम से खुला और जहान अंदर आ धमका। ओहो, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं बस ये कहने आया था कि सब बाहर बुला रहे हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब योर मोमेंट। वो आंख मारकर हंसता हुआ बाहर निकल गया। जैन दांत पीस कर बोला, लानती आदमी। जैनब ने मौके का फायदा उठाया, जैन को हल्का सा धक्का दिया, फौरन दरवाजे की तरफ भागी। पीछे से जैन की आवाज़ आई, आखिर तुम मेरे पास ही आओगी? जैनब ने मुस्कुराकर पलट कर देखा, मगर कदम तेज कर लिए। बाहर फिजा में हंसी, खुशबू और मोहब्बत बिखरी हुई थी। शाम का सूरज दुल्हन की तरह सुर्ख लिबास में ढल रहा था और दो दिल खामोशी से एक दूसरे के करीब हो रहे थे। इधर कारा पे मैंशन में बरान अपनी ज़रूरत का सामान पैक कर रहा था। उसका यहाँ रहने का कोई इरादा ना था। वो अपनी बाकी की ज़िंदगी मरियम के साथ उसी अपार्टमेंट में गुजारना चाहता था। उसी लम्हे उसकी दराज से उसके बचपन की तस्वीर निकली, जहाँ वो तुर्की में ज़यान और अहमद के साथ खड़ा था। बरान ने उस तस्वीर को देखा और धीरे से बोला, काश तुम हसद ना करते, काश तुम अपनी ख्वाहिशात के पुजारी न बनते, तो आज हम सब हंसी खुशी रह रहे होते मरियम के साथ। वो सब करने के बाद भी तुम्हें ज़रा डर नहीं लगा कि कहीं तुम्हारा राज फाश ना हो जाए? तुम बस अपनी अना और हसद में ये सब करते रहे, मगर हर चाल बोल कर नहीं चली जाती। तुम सिर्फ खेल रहे थे और इसी खेल की हर डोर, हर चाल मेरे कब्जे में थी। तुम्हारी चालें बस मोहरे थी, बादशाह तो मैं था। और उसी लम्हे उसने वो तस्वीर झटके से टुकड़ों में तकसीम कर दी और खिड़की खोलते उसे बाहर फेंक दिया। वो माजी की परछाई भी अपनी आने वाली जिंदगी पर पढ़ने नहीं देना चाहता था। कुछ ही देर बाद रुखसती की रस्म पाया तकमील को पहुंची। आंखों में नमी, दिलों में दुआएं और लबों पर मोहब्बत के अल्फाज लिए सबने मरियम को दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। रुखसती के बाद मेहमान एक एक करके अपने अपने घरों को लौटने लगे। सिर्फ चंद चेहरे बाकी रह गए, जैन, ज़ैनब, फरहान, हीर, मुस्तफ़ा, ज़ुमरत और हनान। जैन हनान को अपने साथ ले आया था, वहीं जहाँ से वो ताल्लुक़ रखता था। दूसरी तरफ बरान, जो मरियम को लेकर निकला था, खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। मरियम अपने ख्यालों में गुम, मंजर बदलते देख रही थी। जब अचानक उसे एहसास हुआ कि रास्ता बदला जा चुका है, वो चौंक कर बोली, ये कारब मैंशन का रास्ता तो नहीं है? बरान ने नजरें सड़क पर रखते हुए नरमी से कहा, वहाँ जा कौन रहा है? मरियम ने हैरत से उसे देखा, मगर खामोश हो गई। कुछ देर बाद गाड़ी उसके अपार्टमेंट के सामने रुकी। मरियम ने चौंक कर बाहर देखा। वो जगह उसके लिए नई नहीं थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? मरियम ने सवाल किया। बहरान मुस्कुराया, गाड़ी से उतरा और मरियम की तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसका हाथ थामते हुए बोला, क्योंकि हम यहाँ रहेंगे। बहरान ने उसे अंदर ले जाया। अपार्टमेंट अंदर से मुकम्मल तौर पर सजाया जा चुका था। हर कोना, हर दीवार, हर सजावट मोहब्बत की चमक लिए हुए थी। मरियम हैरत ज़दा सी खामोश खड़ी रही। बहरान ने उसका हाथ थामकर उसे बेडरूम की तरफ ले गया। कमरा खुशबुओं से महक रहा था, फूलों से सजा हुआ, रोशनी में नहाया हुआ। बहरान ने उसे बेड पर बिठाया, खुद उसके करीब हुआ और आहिस्ती से उसकी पेशानी पर बोसा दिया, फिर दोनों गालों पर और आखिरकार उसकी बंद आंखों पर। वो उसकी गर्दन के करीब चेहरा ले आया और नरमी से वहाँ लम्ब छोड़ने लगा और कुछ देर बाद आहिस्ता से सरगोशी की। मैं रोज़ तड़पता था यहाँ इसी जगह। मुझे कभी सब्र नहीं आता था। अब समझ आया कि मरने वालों पर सब्र क्यों आता है, क्योंकि वो चले जाते हैं। तुम तो गई ही नहीं थी, इसीलिए सब्र नहीं आया। आंखों में नमी और लबों पर मुस्कुराहट थी। वो उसकी बातों में खो गई थी। बहरान मुड़ा और दराज खोलकर एक सफ़ेद लिफाफा निकाला। मेरी मुँह दिखाई? मरियम ने हल्की हंसी के साथ पूछा। बहरान ने इस बात में सर हिलाया। मरियम ने लिफाफा खोला। अंदर उम्रा की 2 टिकटें थीं। वो बेयकीनी से बहरान को देखने लगी। बहरान मुस्कुरा कर बोला, मैं चाहता हूँ अल्लाह की इस नेमत का शुक्र खुद उसके दर पर जाकर अदा करें। मरियम का दिल खुशी से भर गया। उसने आहिस्ता से कहा, मगर हम मेंशन क्यों नहीं गए? बहरान का चेहरा संजीदा हो गया। मुझे अब उन हवेलियों से डर लगता है। वहाँ सिर्फ साजिशें और माजी के साए हैं। मैं तुम्हें वहाँ ले जाकर फिर कुछ खोना नहीं चाहता। तो सबको बताया? हाँ, मामा बाबा को सब बता दिया। उन्हें कोई एतराज़ नहीं, वो सब संभाल लेंगे। मरियम ने हल्के से सर हिलाया। कुछ देर बाद बहरान उठा।
चलो अल्लाह के हजूर शुक्र अदा करते हैं। मरियम ने खामोशी से मुस्कुराकर सर हिलाया और वॉशरूम की तरफ चली गई। वज़ू करने के बाद वो बाहर निकली तो बरान भी दूसरे कमरे से आ चुका था। दोनों ने मिलकर जाए नमाज बिछाई और शुक्राने के नफल अदा किए। नमाज ख़त्म हुई, दोनों ने हाथ उठाकर दुआएं की। सजदे से उठते ही बरान ने नरमी से सर मरियम की गोद में रखा। जाए नमाज पर ही बैठा रहा। मरियम ने आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां चलाना शुरू की। बरान ने आंखें बंद कर ली। कभी सोचा भी नहीं था कि इतने अंधेरों के बाद इतनी रोशनी मिलेगी। बरान की आवाज़ में सुकून था। रोशनी हमेशा आती है, बस सब्र करना होता है। मरियम ने आहिस्तगी से जवाब दिया, तुम मेरी रोशनी हो मरियम, और तुम मेरी पनाह, मरियम ने धीरे से कहा, और वो लम्हा हमेशा के लिए उनकी सांसों में कैद हो गया। कमरे में रात का सन्नाटा था। ज़ैनब खामोशी से ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। उसके हाथ में एक तस्वीर थी, अनूशे की। निगाहें तस्वीर पर टिकी थी, मगर दिल कहीं और उलझा हुआ था। दरवाज़ा हौले से खुला और ज़ैन खामोशी से अंदर आया। वो कुछ देर दरवाजे पर खड़ा ज़ैनब को देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सोचों की छाप थी। ज़ैन धीरे से उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। ज़ैनब ने चौंक कर पीछे देखा, मगर कुछ न बोली। ज़ैन ने नरमी से ज़ैनब के हाथ से तस्वीर ली, एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे उसे दराज में रख दिया। फिर धीरे से बोला, ये तस्वीर अब यहीं रहनी चाहिए। ज़ैनब का दिल एक लम्हे को जैसे रुक सा गया। वो आहिस्ता से बोली, आवाज़ में कहीं दर्द छुपा हुआ था, लेकिन आप तो उससे मोहब्बत करते थे ना। ज़ैन ने एक पल को आंखें बंद की, फिर ज़ैनब की तरफ रुख करके नरम लहजे में गोया हुआ, हाँ वो मेरी मोहब्बत ज़रूर थी, मगर तुम मेरी महरम हो, और महरम की सूरत में अगर मोहब्बत नसीब हो जाए तो वो नेमत होती है, और नेमत को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जाता। ज़ैनब का दिल उसकी बात पर एकदम ज़ोर से धड़का। आंखों में नमी झलकने लगी। वो धीरे से उठी और बिना किसी तरद्दुद के ज़ैन से लिपट के ज़ैन ने भी उसे मजबूती से अपनी पनाहों में भर लिया, जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हो। वो देर तक उसे थामे रहा, फिर उसके माथे पर नरमी से बोसा दिया। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर ज़ैनब ने सर उठाकर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ज़ैन आपको पता मैं अभी क्या सोच रही थी? ज़ैन ने हंसते हुए उसकी आंखों में झांका। नहीं, क्या? ज़ैनब ने कुछ झिझकते हुए मगर पूरी सच्चाई से कहा, क्यों ना हम मुस्तफ़ा को अडॉप्ट कर लें? ज़ैन को एक पल के लिए हैरत हुई, फिर जैसे चेहरे पर धीमी सी रोशनी छा के वो मुस्कुराया और ज़ैनब की बात का वज़न महसूस करते हुए बोला, ये वाकई एक अच्छा मशवरा है। ज़ैनब खुशी से खिलखिलाकर हंसी, जैसे कुछ छोटी सी बच्ची अपनी पसंद की चीज़ पा गई हो। सच सच, ज़ैन ने इस बात में सर हिलाया। मैं सुबह ही फरहान और हीर से बात करता हूँ। ये कहते ज़ैन खामोशी से खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। ज़ैनब की मुस्कुराहट मध्यम पड़ी। वो भी धीरे से उसके पीछे जा खड़ी हुई। क्या हुआ, यहाँ क्यों आ गए? तो ज़ैन ने खामोश निगाहों से उसे देखा और बोला, एहसास निदामत खींच लाई। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुमसे निकाह करके बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी। उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ तुमसे। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा बोला कि ज़ैनब ने उसके कांधे पर सर रखते बोली, बिल्कुल भी नहीं। साया हमेशा दरख्त का अच्छा लगता है। पौधे खुशबू तो देते हैं, मगर सहारा नहीं। ज़ैन ने मोहब्बत से उसे देखा। उसके दिल में एक नया जज्बा उभरा था, जैसे रूह ठंडी पड़ गई हो। ज़ैनब ने मोहब्बत से सर उसके सीने पर टिकाया और वो दोनों दोबारा एक दूसरे के करीब आ गए, इस बार और भी मजबूत और एक नए रिश्ते के ख्वाब के साथ। एक ऐसा ख्वाब जिसे वो अब हकीकत बनाने जा रहे थे। शम्स पैलेस का वसी लाउंज, जहाँ सुबह की नरम धूप शीशों से अंदर आ रही थी। सोफों पर सब जमा थे, हनान, जुमरत, हीर, मुस्तफ़ा, फरहान, ज़ैनब और ज़ैन। माहौल हल्का फुल्का था। ज़ैनब और जुमरत किसी बात पर हंस रहे थे, जबकि हीर मुस्तफ़ा के बाल संवार रही थी। ज़ैन खामोश बैठा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और बोला, फरहान हमें तुमसे एक बात करनी है। फरहान ने चौंक कर ज़ैन की तरफ देखा। हाँ बोलो। ज़ैन ने ज़ैनब की तरफ एक नज़र डाली, फिर नरमी से गोया हुआ, मैं और ज़ैनब हम दोनों मुस्तफ़ा को अडॉप्ट करना चाहते हैं। लाउंज में अचानक खामोशी छा गई। हर चेहरे पर हैरत झलकने लगी। मुस्तफ़ा जो फर्श पर बैठा खेल रहा था, अपने नाम पर चौंक कर मासूमियत से हीर को देखा। हीर ने धीरे से आंखों के इशारे से उसे खामोश रहने को कहा। वो बच्चा था, मगर माहौल की संजीदगी को भांप गया और खामोश हो गया। फरहान और हीर ने एक दूसरे को देखा। लम्हे भर को एक खामोश मुकालमा उन दोनों के दरमियान हुआ। फिर हीर के लबों पर नरमी से मुस्कुराहट उभरी। वो आहिस्ती से बोली, ज़ैन भाई, मुस्तफ़ा आप ही का बच्चा, हमें कोई एतराज़ नहीं। ज़ैनब की आंखों में नमी झलकी। उसने बेइख्तियार हीर का हाथ थामा। फरहान ने सर हिलाते हुए ज़ैन की तरफ बढ़कर कंधा थपथपाया। बेहतरीन फैसला है मुस्तफ़ा, तुम दोनों की ज़िंदगी में खुशी लाए। फ़िज़ा में खुशी की लहर दौड़ गई। जुमरत ने ज़ैनब को गले से लगा लिया। मुस्तफ़ा अभी भी कुछ ना समझते हुए सबको खुश होते देखकर मुस्कुरा रहा था, मगर अगले ही लम्हे हनान की संजीदा आवाज़ ने सबकी तवज्जो खींच ली। मुराद ने अपने कमिश्नर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। क्या? फरहान के मुंह से बेख्तियार निकला। हैरत और बेयकीनी आवाज़ें थी। हनान ने सर हिलाते हुए
सुकून से कहा। उसने कहा कि वो खुद को इस ओहदे के लिए मज़ीद अहल नहीं समझता, इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया। जैन ने पेशानी पर हाथ रखा। तो अब वो क्या करेगा? हना ने मुस्कुराकर बताया, मेरी उससे बात हुई है, वो बरान, अहमद और जहान के साथ मिलकर बिजनेस संभालेगा। अब की बार सबने इत्मीनान का सांस लिया। जुमरत बोली, ये तो अच्छा है, सब अपने रास्ते पर आ रहे हैं। जैनब ने मुस्तफ़ा को गोद में लिया और उसके माथे पर प्यार से बोसा दिया। जैन ने वो मंजर देखा और दिल में शुक्र अदा किया, जैसे हर चीज़ अपने वक्त पर ठीक हो रही हो और उन सब का सफ़र अब एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा हो। उसी लम्हे अंदर से एक मुलाजमा भागती आई। हीर बीबी, अजलान बाबा उठ गया और मुसलसल रोए जा रहे हैं। हीर हड़बड़ाते उठी और माथे पर हाथ मारते अंदर की जानी भागी। एक तो ये लड़का मुझे सुकून से नहीं बैठने देता। सब लोग कहका मार के हंसे उसकी बात पर और वो लम्हा जैसे महफूज हो गया। सबकी जिंदगियां वापस मामूल पर आ चुकी थी। खिड़की से आती सूरज की पहली किरणें कमरे के सफ़ेद पर्दों से छन कर अंदर आ रही थी। कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। बरान और मरियम बेड पर एक दूसरे के पहलू में लेटे थे। मरियम की आंख आहिस्ता से खुली तो सबसे पहले बरान की बाहों का हसार महसूस हुआ, जिसने उसे सारी रात उससे नींद का सुकून दिया था। बरान उसके करीब आंखें बंद किए पुरसकून सा सो रहा था। मरियम मुस्कुराई और नरमी से उसकी पलकों पर उंगली फेरी। बरान ने आंखें खोली, बगैर मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। बरान आहिस्ता से बोला, सुबह हो गई है या तुम्हारे चेहरे की रोशनी मेरे ख्वाबों में घुल गई है? मरियम नरमी से, सुबह हो गई है और मैं यही दुआ कर रही थी कि तुम्हारी बाहों में हर दिन यूं ही आगाज़ ले। बरान ने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर आहिस्ता से उसकी पेशानी पर लब रखे। बरान मोहब्बत से चूर लहजे में बोला, तुम हो तो दिन भी खूबसूरत लगता है, वरना सुबह बस खामोश होती थी। मरियम ने उसका चेहरा थामा और धीरे से मुस्कुराकर बोली, काश वक्त यहीं रुक जाए, सिर्फ हम और ये खामोशी। बरान उसे अपने सीने से लगाकर बोला, वक्त तो रुकता नहीं, मगर मैं वादा करता हूँ हर सुबह तुम्हें ऐसे ही जगाऊंगा अपनी बाहों में, अपने लम्ब से। मरियम ने उसके सीने पर हाथ रखकर आंखें मोल ली। कमरे में सिर्फ दिल की धड़कनों की आवाज़ थी और सूरज की किरणें जैसे उन दोनों पर रश कर रही थी। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, और जो लोग मुश्किलों से बचकर आसानी तलाश करते हैं उनकी मुश्किलें सिर्फ बढ़ती हैं, कम नहीं होती। बरान को उसके सब्र का फल मरियम की सूरत में मिला और जैन को उसके सब्र का फल ज़ैनब और मुस्तफ़ा की सूरत में मिला। और ज़यान अपनी हसद और नफ़रत का अंजाम भुगत चुका था। बेशक नफ़रत और हसद महज इंसान को बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देते। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी उनसे हसद का अंजाम अपने बाबा की बरसों की नाराज़गी और कहत की सूरत में भुगता और आखिर में शर्मिंदगी का बाइस बने, जब उन्होंने कहा, यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम जमात की सूरत में ज़्यादा ताकतवर हैं। बेशक हमारे बाप खुली गुमराही में हैं। यकीनन हसद वो आग है जो दूसरों को जलाने से पहले अपने ही दिल को राख कर देती है, और आखिर में इंसान राख का ढेर बन जाता है, न दुनिया का रहता है न आखिरत का। ख़त्म शुद। ये नावल मुकम्मल तौर पर फ़र्ज़ी कहानी पर मबनी है। चंद किरदारों के नाम तुर्किश ड्रामा के कुछ मशहूर किरदारों से लिए गए। इसके तमाम किरदार, वाक़यात और मकामात तख़य्युल की पैदावार हैं और इनका किसी हकीकी शख्स, वाक़ये या जगह से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर किसी को इस कहानी में अपनी या किसी और की मुशाहबत महसूस हो तो ये महज इत्तफ़ाक़िया होगा। इस किताब के ज़रिए सिर्फ चंद मुआशरती, इखलाकी या इंसानी पहलुओं पर रोशनी डालने और कारी को सोचने पर मजबूर करने की कोशिश की गई है। मकसद महज इस्लाह, तफरीह और सबक आमोज़ी था। तो जनाब, ये थी इस नावल की लास्ट एपिसोड फाइनली। तो सबसे पहले शुक्र है मरियम का कुछ तो पता चला, वरना हम लोग यही कहते कि माहिर का क्या, तो मैं कहती मरियम का क्या। तो मरियम फाइनली निकल आई कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे मरियम की बहुत टेंशन थी। इतनी तो मरियम ज़ैनब की किसी को टेंशन नहीं होगी जितनी मुझे थी। और इसके अलावा मुझे पहले ही पता चल गया था कि ज़ैनब ज़िंदा ही होगी, लेकिन मुझे ये था कि ज़ैनब इतने दिन मंजर से गायब क्यों रही। तो पीछे बैक स्टोरी ये थी, तो मुझे वो सुनकर अच्छी लगी, मतलब सॉलिड रीज़न थी जिसकी वजह से रखा। वरना मुझे लग रहा था यार क्या रीज़न थे, वो उसका शौहर है, वो किससे वो छुप रहे थे, किस चीज़ से उनको डर था। तो उनको जिस पर्सन से डर था वो था ज़यान, जो उनके साथ ही रह रहा था। तो सॉलिड रीज़न थी। बाकी अगर मैं कहूँ, ये मरियम फ़याज़ का पहला नावल था, तो ऑफ कोर्स इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। मतलब आप लोगों को भी आइडिया है, मुझे भी पता है, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो कि रिपीट हो रही थी, जो कि लग रहा था कि यार ये क्या, मतलब अगर मैं देखूँ तो उनकी स्टोरी मतलब अच्छी थी। अगर हम ओवरऑल स्टोरी को देखें
स्टोरी, मतलब रिश्ते थे बहुत ज़्यादा, उनमें बहुत ज़्यादा फैमिली इन्वॉल्व थी और इस तरह के सीन था, ये एक स्टोरी थी, ठीक है। लेकिन अगर अगर हम लोग इन करैक्टर्स की बात करें तो वो इतने ज़्यादा वो नहीं कह सकते कि उनको स्ट्रांगली नहीं मतलब दिखाया गया या उनको लिखा नहीं गया, या इस तरह से कह लो। मतलब मैं अभी नहीं कह सकती मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि अगर वो अपना दूसरा नावल लिखे तो मैं उनकी नेगेटिव नहीं कर रही कि मैं नेगेटिव उनको क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, मैं उनको पॉजिटिव वे से कर रही हूँ ताकि वो अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करे और वो जो जैसे राइटर्स लिखती हैं उनको पढ़े। इन्होंने जो ये नावल लिखा ये बहुत मतलब फास्ट वे से लिखा है, और जैसे कि हम लोगों को आइडिया ही है कि इतना ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है, लेकिन और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी रही है क्योंकि रिश्ते बहुत ज़्यादा, कभी किसी का सीन शुरू हो जाता था, कभी किसी का सीन शुरू हो जाता था और उनकी कोई ऐसा स्टोरी नहीं थी। एक होता है कि आपस में किसी की अनबन चल रही हो या कुछ ऐसा होता है कि उनके पीछे कोई स्टोरी हो, थोड़ी सी उनकी नाराज़गी होती है और वो बहुत कोई ऐसा सॉलिड कह लें कि वो कोई स्टोरी नहीं चल रही थी, ठीक है। तो बाकी ये कि बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छी थी और इंशाल्लाह होपफुली ये बहुत अच्छा आगे जाकर लिखेंगी। इनका फर्स्ट नावल था, उस वजह से ये बहुत अच्छा था और बहुत ज़रूरी होता है पहला आप लोगों को लिखना नावल बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो दूसरे नावल लिखने के लिए शुरुआत होती है आपकी। तो ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। अगर आपने कुछ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ किया तो दूसरे काम को करने के लिए आपको एक मोटिवेशन मिल जाती है। तो उनको अब उनके पास एक मोटिवेशन है कि उन्होंने एक नावल लिखा हुआ है। बाकी मैं तो वही कहूँगी कि देखिए अगर हम लोग किरदारों की बात करें तो अगर मरियम का हम करैक्टर, वो एट अ टाइम बहुत स्ट्रांग थी, उसका बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन होता था। एक होता है एक करैक्टर सॉलिड वे से चलता है, मतलब उसके एक सीक्वेंस होता है और वो उसी वे से चलता है, नहीं उसका कोई डिफाइंड चीज़ नहीं थी कि वो इस तरह की है, ठीक है। दरमियान में करैक्टर्स को बहुत ज़्यादा बोरिंग कर दिया गया था, जिहान को करैक्टर से बिल्कुल आउट कर दिया था, फिर उसको फिर दोबारा ले आए। मतलब जो इंसान जैसा होता है, जैसे कि हातिम की एक प्रॉपर उनकी एक बहुत अच्छी स्टोरी बन सकती थी उस कपल की, लेकिन ऑफ कोर्स वो इतना ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं लिखा गया। हातिम उसका प्रोफेसर था, वो उसकी स्टूडेंट थी और उनका ऐसा नहीं, जैसे कि माहीन की स्टार्टिंग में बहुत रफ़ लैंग्वेज थी और वो बहुत ज़्यादा जिस तरह से उसका स्टार्टिंग वाला सीन था और जिहान ने जो सुना था वो एक अलग ही माहीन थी। उसके बाद उस बंदे को उस वे में नहीं देखा गया, वो बहुत काम थी, बहुत पोलाइट, बहुत अच्छी, वो लैंग्वेज तो हुई नहीं। और फिर ज़ैनब मतलब कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रफ़ लैंग्वेज यूज़ की गई थी। अगर हम लोग इस तरह से एक अच्छे घराने का लेकर चलें, जैसे कि उनके बहुत पढ़ी लिखी फैमिली थी, तो उनमें बहुत ज़्यादा रफ़ लैंग्वेज, अगर वैसे देखा जाए तो कुछ लड़कों को वैसे आदत होती है वो नॉर्मली बोल लेते हैं, लेकिन ऐसे कैजुअली बोलना वो कभी कभी वो बहुत हमारे माइंड में अच्छा उसका इम्प्रेशन नहीं पड़ता। आई थिंक सो कि इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब अगर देखा, और कुछ कुछ वे में तो मजाक को इतना वो अजीब लग रहा था ना कि जैसे कि वो, तो जब जब ये मरियम ने जब जो उसको बोला था कि आज जिहान को कि तुम अपनी कुत्ते वाली ज़बान, वो बहुत बुरा था। मतलब वो उसकी भाभी थी और वो भी बड़ा भाई जैन था और उसकी भाभी मतलब उसकी बीवी थी, तो उस वजह से वो मजाक कर रहा था और फिर उसको भी उसको नहीं बोलना चाहिए था टीडी, क्योंकि वो उसकी भाभी थी, एक तरह से रिश्ते के लिहाज से वो उसकी बड़ी थी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी थी कि जो कि अच्छी नहीं लगी मुझे। और बाकी और क्या, कहीं पर बहुत ज़्यादा जो था ना कि वो चीज़ों को बनाया जा रहा था और फिर मुस्तफ़ा को छोटा ही रखा गया और मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया कि मुस्तफ़ा को अडॉप्ट क्यों किया गया, क्या वो माँ नहीं बन सकती थी या इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं हो सकती थी। और मुस्तफ़ा अपनी बहन के साथ रह रहा था तो ठीक था, उस बच्चे को सफ़र, पहले तो उसके माँ बाप नहीं है, फिर वो अपने बहनोई के पास रह रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, सारा कुछ है और इधर ये भी कोई इशू नहीं है, तो तुम लोग अपना रहो ना, हो सकता है। तो अडॉप्ट करने के मुझे वो सेंस समझ नहीं आई, वो कोई लॉजिक नहीं बन रहा उस चीज़ का। और कौन सा पॉइंट है, ऑफ कोर्स जैसे कि एक करैक्टर को बिल्कुल दरमियान से ख़त्म ही कर दिया तो आपको ये होता है कि यार वो उसका क्या बना, उसका क्या बना।
तो खैर ये कह सकते हैं कि उनकी एक ट्रिक थी। हम लोगों को ये क्यूरियोसिटी थी कि अच्छा ये एक करैक्टर कहीं राइटर भूल, हम लोगों का माइंड सेट इस तरह का होता है। अगर हम कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो हमें होता है कि यार इस राइटर ने ये बड़ी मिस्टेक कर दी, ये बड़ी मिस्टेक कर दी। तो मेरा ख्याल है कि ये उनका एक था कि वो एक करैक्टर को उन्होंने गायब कर दिया और फिर हम इसी क्यूरियोसिटी में पढ़ते रहे कब आएगी ज़ैनब, कब आएगी। और फाइनली जब ज़ैनब आई तो हमारा वो थोड़ा हमें हुआ। और एक उनका वो सीन था जिसमें वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो वो उसको गुलाब के बुक्के देता है तो वो नहीं लेता, ठीक है। उसके बाद फिर उनकी वो दिखाया गया कि वो बहुत सारी मुलाकातें होती हैं, वो उठते बैठते आते जाते। एक दिन वो क्या होता है कि वो बैठे होते हैं तो वो जिमल आती है, तो जिमल क्या होता है उनका, जिमल उसके साथ वो करती है, तब मरियम चली जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ से फिर बुक्के उठा कर जाता है, मतलब वो पहला ही सीन नहीं था लेकिन वो दोबारा भी बुके ले आया। लेकिन इस चीज़ की समझ नहीं आती कि जब वो एक दफ़ा उसको मना कर चुकी तो वो दोबारा जिस तरह का वो इंसान दिखाया गया था बरान, तो वो दोबारा क्यों लाएगा। ये बहुत इसमें देखा जाए तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। तो मैंने पहले कहा कि एज अ राइटर मैं सिर्फ एज अ वो क्या कहते हैं कि रीडर मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो अपना अगला नावल बहुत अच्छा लिखें। अगर वो सुन रही हैं तो मरियम मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अपने मुतालिया को इंक्रीज़ करें। अपने वो क्या कहते हैं कि बहुत सारी, अब मुझे नहीं पता कि एडिटिंग की मिस्टेक्स है या ये क्या इशू है कि बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं अंदर जो कि पढ़ते हुए मतलब ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। बाकी मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ, मैं जिसके भी नावल्स पढ़ती हूँ मैं हमेशा अगर मुझे कोई चीज़, और ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें मुझे लग रही हैं तो आपको नहीं लगेंगी, हो सकता है आप मतलब अगर मुझे लग रही है तो हो सकता है आपको भी लगे, आपको नहीं भी लग सकती, ये कहने का मेरा मतलब है। और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि एज अ नरेटर मैं आप लोगों के साथ नावल को डिस्कस करती हूँ तो इसीलिए फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ जो जो चीज़ें मुझे फील हुई। इसी तरह वक्त नावल भी हमने पढ़ा था तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, वो भी इसी तरह का ही था और इसका भी यही सीन था। इसको बहुत ज़्यादा अच्छे वे से लिखा जा सकता था और लेकिन अभी भी बहुत अच्छी कोशिश है। और ज़्यादा करैक्टर इन्वॉल्व करके ना आप फिर उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाते। स्टोरी में राइटर पता है क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा करैक्टर्स इन्वॉल्व कर देते हैं। करैक्टर्स इन्वॉल्व करने के बाद आप फिर उनकी कोई स्टोरी ऐड नहीं कर पाते, बस उनकी शादी हुई, वो प्रेग्नेंट हो गई, उनके बच्चे हो गए, बस सिंपल। यार हमें कुछ स्टोरी चाहिए। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हमें पता है कि शादी के बाद बच्चे ही होते हैं और वो हंसी खुशी रहते हैं, तो मतलब ऐसे सीन नहीं चाहिए, कोई स्टोरी चाहिए। स्टोरी मीन्स टू से कि कुछ उनकी बैक स्टोरी हो, कोई स्ट्रगल हो, कुछ इस तरह की चीज़ें जो आप लोगों को बांध देती हैं ना उसके साथ, ठीक है। और बाकी यार मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी कोई राइटर बन दूँ। मैं एआई से अपना एक नावल लिखवाने का सोच रही हूँ और वो फिर मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। तुम लोग बताओ कौन सा नावल तुम लोगों ने किस टॉपिक पर सुनना है। मैं देखना एआई आजकल बहुत ज़्यादा इन है तो उससे मैंने एक लिखवाने का सोच रही हूँ, फिर मैं उसके नीचे लिखूँगी नादिया नवाज। यार आजकल राइटर्स बहुत तंग कर रही हैं नॉवेल्स से रिलेटेड। और यार फाइनली मिस्टर मिसेस बीस्ट ख़त्म हो गया, हमें कितनी खुशी हो रही है यार। ये बहुत ज़्यादा इसको पेंडिंग में रख दिया था, मैं इसको पढ़ ही नहीं पा रही थी, तो शुक्र है कि अब ये ख़त्म हो गया है। क्योंकि हर नावल मैं तो पढ़ने के बाद शुक्र करती हूँ क्योंकि मुझे एक नया नावल पढ़ने को मिलता है। मैं एक नावल पढ़ 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 के बोर हो जाती हूँ। और मेरा मानना ये है कि जो ज़्यादातर राइटर जो है ना उनको स्टार्टिंग में नावल्स थोड़े मीडियम रखने चाहिए, ना ज़्यादा बड़े हों ना ज़्यादा छोटे हों, मीडियम रखें ताकि लोगों को समझ आ जाए स्टोरी क्या है और ये राइटर लिखती कैसे है। और इस तरह से आपका एक तरह से हाथ भी खुल जाता है, मतलब आपको जाहिर सी बात है एक अपनी वो भी चाहिए ना कि अपने एक बुक लिखी और आपकी एक बुक है, आप एक राइटर हैं, तो आपको थोड़ा इस वे से स्टार्ट करना। बाकी यह सबका अपना अपना अंदाज़ होता है। ऑफ कोर्स मैं इस बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती, तो मैं ज़्यादा मेरी सिर्फ ये सजेशन है, ज़रूरी नहीं है आप लोग इस पर अमल भी करें और इस चीज़ को लेकर भी चलें। मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हूँ क्योंकि मैं एक आज़ाद शहरी हूँ और मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं तनकीद कर सकती हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव कर सकती हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मेरा यहाँ पर मकसद पॉजिटिव ही है और मैं हमेशा पॉजिटिव ही तनकीद प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरा यही होता है कि लोग इम्प्रूव करें ख़ुद को। आज के दिन जो आप कर रहे हो ना पिछले वाले दिन से बेहतर हो, ठीक है। तो
बहुत सारे नए नावल स्टार्ट कर रही हूँ। वैल्यूथा नावल मैंने फॉरएवर बुक हेवन पर स्टार्ट किया है, और इसके अलावा सांस साकिन थी निम्रा अहमद का, वो भी मैंने स्टार्ट किया है। और इस चैनल पर इंशाल्लाह बेली राजपूता की मलका, जिसकी 2 एपिसोड मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, पता नहीं कब की, तो वो भी आप लोगों को मिलेगा। और मैं अनमोल भी इंशाल्लाह रमज़ान से पहले पहले ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। मैं मतलब रमज़ान ईद से पहले पहले रमज़ान में ही कहीं ख़त्म होगा। और बाकी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छे से नावल में। रात नावल भी, डोंट वरी, रात नावल को भी स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों ने अनकबूत नावल को सुनना है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर ले। व्हाट्सएप चैनल का आप लोगों को लिंक किसी भी मेरे 3 चैनल्स में से अबाउट में मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शायद हो, ठीक है। और निम्रा का जो भी नया नावल आएगा इंशाल्लाह उसका लिंक आप लोगों को व्हाट्सएप पर मिलेगा, क्योंकि पब्लिकली हम उसको पोस्ट नहीं कर सकते। और मुझे भी पढ़ना है, तो जब मैंने पढ़ना है तो आप लोगों को भी क्यों ना मैं प्रोवाइड करूं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसकी कोई एपिसोड नहीं है, बस ख़त्म। टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़।